नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए आपको बता दें कि आज क्या क्या खास लेकर आए हैं हम अपने शो में आपके लिए। शो में जानेंगे कि आज बाजार में इतनी गिरावट क्यों आई। हमने देखा अच्छी शुरुआत हुई, रिकवरी देखी बाजार में, उसके बाद हमने गिरावट आते हुए देखी, क्या वजह रही उसके पीछे। कल आएंगे नवंबर महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े, क्या उम्मीद की जानी चाहिए, एक एनालिसिस होगा शो में आगे। और साथ ही बताएंगे क्या क्या बदल रहा है आपके जीवन में कल से। शुरुआत बाजार से ही करेंगे। ओमिक्रॉन संकट के डर से बाजार में आज दिन भर भारी उतार चढ़ाव दिखा। निफ्टी 17,000 के अहम स्तर के नीचे फिसल गया। सेंसेक्स करीब 200 अंक तो निफ्टी बैंक 281 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद बाजारों में अचानक इस गिरावट की वजह क्या रही, बताने के लिए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ रहे हैं। अच्छी शुरुआत भी आज मार्केट में ग्लोबल संकेतों से, और बुरी मार्केट की जो आज क्लोजिंग हुई है वो इसमें काफ़ी हद तक ग्लोबल संकेतों का ही हाथ था। मैं एक एक करके एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा कि क्यों ऐसा मार्केट के अंदर हुआ। असल में आज सुबह सुबह जब बाइडेन साहब का बयान आया और साथ ही ये पता लग रहा था कि हाँ कोविड के अंदर अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और ओमिक्रॉन वायरस वेरिएंट है ज़रा प्रॉब्लम नहीं करेगा, उसके बाजार की आज अच्छी ओपनिंग हुई है। आज एसजीएक्स निफ्टी भी सुबह ठीक था, उसके बाद से हमको अच्छी ओपनिंग आती हुई दिखी है। ये तो एक पहला पॉइंट था कि हाँ अब वहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा, ये पहले पॉइंट बोला गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मार्केट के अंदर आज उथल पुथल का रहा वो ये था कि जैसे जैसे दोपहर हुई तो फिर ये पता लगा कि जो दवा है वो कहीं ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, कहीं ये सरपास तो नहीं हो जाएगा। तो इसके लेके कुछ शंकाएं बाज़ार के अंदर फिर से उठने लगी हैं। तो जब शंकाएं उठी बाज़ार के अंदर तो फिर से मार्केट के अंदर कॉशियस नोट हो गया, एक गिरावट आना शुरू हो गई। तीसरी उसके अंदर एक बड़ी वजह रही है वो है एफआईज की सेलिंग। एफआईज लगातार बाजार के अंदर बिकवाली कर रहे हैं और पिछले 10 दिन में करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईज की तरफ से हुए। तो जो एक सपोर्ट चाहिए होता है इस तरह के मार्केट के अंदर, एफआईज का टिपिकली सपोर्ट मिलता है, वो अभी भी नहीं मिल रहा। बाजार के अंदर सेलिंग लगातार इसके अंदर जारी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि शायद बाजार अब इस चीज़ के लिए वेट कर रहा है कि ओमिक्रॉन का और कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये चौथी बड़ी वजह है क्योंकि भी डाटा कलेक्शन हो रहा है, बहुत सारे स्टेट्स अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। आज भारत सरकार ने भी कहा कि सघन जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए, बाकायदा आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो अभी मार्केट थोड़ा और इन सब चीज़ों के लिए सुनना चाहते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है कि पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग आ जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो वैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि वजह भी ग्लोबल मार्केट थी। दोपहर बाद एकाएक हमने यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स के अंदर तेज गिरावट आती हुई देखी है और एक गिरावट 300 साढ़े 300 अंकों की थी। बाद में अब एशियन मार्केट्स भी टूट के, क्योंकि उस समय क्लोजिंग का समय था और यूरोपियन बाजारों की भी कमजोरी ओपनिंग थी। तो सबका क्योंकि इम्पैक्ट होता है, ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, या 4-5 बड़ी वजह रही जिसकी वजह से आज मार्केट ने अच्छी ओपनिंग तो की लेकिन क्लोजिंग उतनी ही खराब रही। बिल्कुल, काफ़ी अहम वजहें जो गिनवाई हैं अभी डिम्पी ने, और हम हमारे एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। लेकिन आज दिन भर भी हमने कई और बाजार के एक्सपर्ट से चर्चा की और समझा कि यहाँ से आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एनविजन कैपिटल के सीईओ और एमडी नीलेश शाह ने बाजार के पिछले हफ्ते की गिरावट को लेकर कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से सेंटिमेंट कुछ नेगेटिव है, कुछ निवेशक बाजार से पैसा फिलहाल निकाल रहे हैं। Yeah, absolutely, totally. And why the indices have corrected, maybe in high single digit, maybe at best 10%. Clearly, individual stocks have corrected quite a bit, and you could call this as a bit of some players or some investors getting into basically a risk-off mode and things of that kind, or concerns around the latest variant of the virus, or maybe even concerns around rate hikes and the taper. The concerns have been multiple, and clearly we believe that these are not concerns which are in a way are going to materially impact the fundamentals. Still continue to believe that we would be able to deal with whatever the next round of the virus. Continue to believe that the interest rate environment, at least in India, will continue to be benign. And overall, clearly continuing to see strong demand across both pockets of urban India as well as rural India. तो ऐसे बाजार में अब आपको क्या करना चाहिए? इलारा कैपिटल के वाइस चेयरमैन और सीईओ राज भट्ट ने निवेशकों को मुनाफा वसूली करने और कैश में रहने की सलाह दी है। इंडिया में मेरे को जो लास्ट टाइम देखा था, नॉट सीन मार्केट फ्लिप, बट जनरली एफआई वाज सेलिंग एंड डोमेस्टिक बाइंग वाज वेरी स्ट्रांग। And
because FI are intelligent investors. They also realize that probably market is due for correction, so they'll come back. Whosoever is selling, they'll definitely come back. So it's more like increasing your cash position for India and booking your profits. So it's nothing to do with anything else. I think everybody is very, very bullish about India. I talk to a lot of people. India is what China achieved. China had such a phenomenal growth for 2-3 decades, from 90s and then first decade this century and all that. So India will. I think that's the kind of growth is going to. Growth is going to surprise everybody because there's momentum in the economy. Even if the market corrects, doesn't mean the growth is going to stop. Growth will continue, and correction will be the right time to put in more money, and that's what will happen. That's what FI is doing. और हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष महेश्वरी और भाविन मेहता। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। भाविन, 17,000 का लेवल भी टूट गया आज क्लोजिंग बेसिस पर। आप क्या सलाह दे रहे हैं अपने आपके जो लोग निवेशक हैं उनको? तो डेफिनेटली जिस हिसाब से लास्ट कपल ऑफ डेज में हम लोग ने एफआई का सेलिंग देखा है, तो कंसर्न्स रहते हैं मार्केट में। एट द सेम टाइम वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी स्पाइक अप कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसी पोजीशन बन गई है कि ईदर वी हैव टू सी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल्स ऑफ और प्रोबेबली एफआई सेलिंग स्टॉप्स फॉर द टाइमिंग फॉर मार्केट्स टू विटनेस सम अमाउंट ऑफ ब्रीदर। और जब तक 17,400 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर रहा है, तब तक ये प्रॉफिट बुकिंग का कंटिन्यूएशन हो सकता है। एंड निफ्टी 16,800 के नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली और काफी सेलिंग आ सकते हैं मार्केट में। ओके, तो वो अहम लेवल जहां पर आपको फोकस रखना होगा, 17,400 के ऊपर अगर नहीं जाता है तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनने की संभावना नहीं दिखती। आशीष, आप क्या सलाह दे रहे हैं इस समय? हम देख रहे हैं आज तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, अब नए नए कंसर्न्स बाजार के लिए सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट निकल के आया है कोविड का, उसको लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। ये समय बाजार में की गिरावट का फ़ायदा उठाकर एंट्री लेने का है या अभी कुछ समय कैश में रहें तो बेहतर होगा? देखिए, मेरा मानना है कि जब तक निगेटिव जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो स्लो डाउन नहीं होता या वो कम नहीं होता, तब तक बाजारों में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। जैसा हमने आज का मार्केट भी देखा, जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रीगेन हो रहा है और सडनली बाजार में सेल ऑफ आ गया। तो जब भी बाजार में एक बड़ी सेलिंग आती है, उसके बाद में उसके जो पोस्ट इफेक्ट रहते हैं वो 2-3 दिन हमेशा रहते हैं। तो जो फ्राइडे का हमने बड़ा एक सेल ऑफ देखा, तो उसके बाद में मेरा मानना है कि ये वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि जो 1 या 2 या 4 स्ट्रॉन्ग हैंड से निकल के शेयर्स बहुत रिटेल में और ट्रेडर्स में डिस्पर्स हो जाते हैं, तो जिसके कारण से वोलेटिलिटी ओवरऑल मार्केट में हमेशा बढ़ती है। तो मेरा मानना है कि जब तक कुछ ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत नहीं आ जाते या नेगेटिव न्यूज फ्लो बंद नहीं होता, तब तक बाजारों में वोलेटिलिटी बनी रहेगी। तो जो भी डे ट्रेडर्स हैं वो बिना स्टॉप लॉस के तो बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, और यदि मेरी बात सलाह माने तो 25 से 30% कैश पोजीशन पे आप बैठिए, क्योंकि बाजारों में अभी इस लेवल से थोड़ी गिरावट और नजर आती है। भावना और दिख रही है कि गिरावट हो तो 20 से 25% तक कैश में रहें तो वो बेहतर सिचुएशन होगी। आपने आशीष बात की कि किस तरह की खबरें बाजार को इफेक्ट करेंगी आने वाले दिनों में। नेगेटिव खबरें खत्म होनी चाहिए। एक अच्छी खबर सुनाते हैं। इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। वित्त वर्ष 2021 और 22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.4% पर रही है। पिछले साल इसी तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ -7.4% पर रही थी। सेक्टर्स पर नजर डालें तो फार्म ग्रोथ सालाना आधार पर 3% से बढ़कर 4.5% हो गई है। जुलाई सितंबर में माइनिंग सेक्टर ग्रोथ -6.5% से बढ़कर 15.4% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ पिछले साल इसी तिमाही में -1.5% से बढ़कर 5.5% रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ इस बार 7.5% रही, जबकि पिछली साल इसी तिमाही में ये -7.2% पर थी। दूसरी तिमाही में ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम की ग्रोथ 8.2% पर रही है। आशीष, डोमेस्टिक फ्रंट पर खबर अच्छी दिखाई दे रही है।
क्या आपको लगता है कि ये जो जीडीपी का नंबर आया है और इसमें जो ग्रोथ दिख रही है उसका इफेक्ट कल जब बाजार खोलेंगे तो उस पर दिखाई देगा? देखिए बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट पॉजिटिव नजर आता है, बट एक सही पैरामीटर नहीं है क्योंकि पिछले साल का सेम जो करस्पॉन्डिंग क्वार्टर था वो बिल्कुल वॉश आउट क्वार्टर था। तो 8.5% के आंकड़े फिर भी ठीक है। और मेरा ये मानना है जैसे जो दूसरे बड़े ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आ रही है कि अब ये जो जीडीपी का जो आंकड़े आएंगे, हो सकता है 9-9.5% भी आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिले। तो जहां तक इकोनॉमी की बात है, मुझे कोई निगेटिविटी नजर नहीं आती। और मेरा मानना है कि ये शॉर्ट टर्म जो नेगेटिव न्यूज फ्लो को जैसे ही मार्केट एब्जॉर्ब करेगा, आप बाजारों में बहुत अच्छी तेजी दोबारा देखेंगे। बट आपको अभी ये मालूम नहीं है कि ये जो नेगेटिव न्यूज फ्लो का दौर है वो कब तक चलेगा। तो इसलिए मेरा थोड़ा बाजारों में कॉशियस हूँ मैं, और ये कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह निवेशकों के लिए भी रहेगी। से बाजार में कॉशियस रहना ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। इधर जीडीपी के आंकड़े देखने के बाद एचडीएफसी बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अभीक बरुआ का कहना है कि रिजर्व बैंक का फोकस ग्रोथ पर बना रहेगा। वो ब्याज दरें बढ़ाने में अभी जल्दी नहीं करेगा, लेकिन सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिशें जारी रहेंगी। सुपर अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी से आप एक क्राइसिस मैनेज किए हो, तो उससे निकलना उतना आसान नहीं है। और पहले जो टेक्निक्स यूज किया जाएगा उससे निकलने के लिए, वो लिक्विडिटी पे ध्यान देगा। और अकोमोडेटिव स्टांस शायद रहेगा, शायद रेट हाइक्स का कुछ इंडिकेशंस नहीं आएगा, लेकिन आरबीआई काफी कुछ करते रहेगा ये लिक्विडिटी घटाने के लिए। और जब लिक्विडिटी घटाया जाता है या लिक्विडिटी का ड्यूरेशन वगैरह चेंज किया जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल। और इकोनॉमी से जुड़ी ही एक खबर और ये है कि कल नवंबर में ऑटो बिक्री किस तरह की हुई है उसके आंकड़े आएंगे। बिक्री के आंकड़े कैसे हो सकते हैं, डिटेल्स लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सृष्टि। तो ऑटो बिक्री अनुमान में सबसे पहले बात करते हैं हम पैसेंजर व्हीकल की। बीते महीने जो इनकी मांग है वो काफी अच्छी रही है, पर चिप शॉर्टेज की दिक्कतों के चलते कंपनीज पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। पर फिर भी वहां पे कुछ ईजिंग आउट देखने को जरूर मिली है। तो महीने दर महीने अगर तीनों ही कंपनीज को देखें, मारुति सुजुकी, एमएनएम ऑटोमोटिव डिवीजन और टाटा मोटर्स, ये तीनों के ही जो आंकड़े हैं वो सुधरते हुए नजर आएंगे। और सबसे ज्यादा उम्मीदें एमएनएम से लगाई जा रही हैं, जहां पे महीने दर महीने 15% की ग्रोथ का हमारा अनुमान है। टू व्हीलर्स की बात करें तो इस बार जो फेस्टिव की सेल्स रही है वो भी इतनी अच्छी नहीं रही है। तो महीने दर महीने बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल सकती है। पर वहीं आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड की अगर बात करें तो महीने दर महीने वहां पे 20% बढ़त का हमारा अनुमान है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज कम होती है तो ये कंपनी को फायदा होगा। और साथ ही कंपनी का एक्सपोर्ट्स में भी काफी अच्छा प्रदर्शन है। और टू व्हीलर सेगमेंट में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं जैसे कि टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो, उनके प्रदर्शन भी ओवरसीज मार्केट्स में अच्छे ही रहने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अब आते हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। तो यहाँ पे जो डीलर्स हैं काफी पॉजिटिव हैं आने वाली मांग को लेकर भी, क्योंकि महीने दर महीने तो हम देख ही रहे हैं ये आंकड़ा सुधरते हुए। आयशर मोटर्स VECV इस बार करीब 6000 से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल बेचते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अशोक लेलैंड 11700 के करीब इनकी कमर्शियल व्हीकल बिक्री का हमारा अनुमान है, जो कि महीने दर महीने 6% की बढ़त देखने को मिल सकती है। और ट्रैक्टर बिक्री इस बार स्थिर देखने को मिल सकती है। हालांकि आप कंपैरिजन फिगर देखेंगे महीने दर महीने और साल दर साल का, तो वहां पे गिरावट हाई बेस के चलते जरूर देखने को मिलेगी। पर दोनों के ही आंकड़े इस बार सही और ठीक रहने की उम्मीदें हैं। ओके, तो भाविन, नज़र तो सबकी रहेगी ऑटो सेक्टर पर। कल नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी मूवमेंट आते हुए देखा। पहले टाटा मोटर्स का स्टॉक काफ़ी अच्छे से चला, उसके बाद वो फिर कमज़ोरी दिखाई दी, उसमें मारुति का भी कुछ वही हाल था। इधर ऑटो एंसिलरी में भी ऐसा बहुत ज़्यादा एक्शन आते हुए नहीं दिखा। सेमीकंडक्टर की जो कमी है उस पर तो चिंता जताई ही जा रही है। अभी अगर बेट करना चाहें ऑटो स्टॉक्स में तो आप कहाँ रहेंगे साथ में? आप 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स, क्या टॉपिक होगा? अगर आज आप पूरे दिन का मार्केट का एक्शन देखेंगे तो एक स्टॉक है जो क्लियरली स्टैंड आउट कर रहा था, विच इज टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर करीबन 685-680 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है।
और यहाँ पे आज के मार्केट में भी लोअर लेवल पे बाइंग दिख रहा था। तो मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर प्रोबेबली अगर 700-705 के लेवल के ऊपर स्टॉक जाता है तो एक एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक 740-45 तक ऊपर रह सकता है। सो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव रहेगा। बाकी का अगर बात करते हैं बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, तो अभी भी यहाँ पे नेगेटिविटी कंटिन्यूएशन है। दोनों स्टॉक्स में आज गिरावट भी था प्लस ओआई एडिशन भी था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रेशर फॉर द टाइमिंग कंटिन्यूएशन रहेगा। ऑलरेडी दोनों ही स्टॉक 52 वीक लो पे है और यहाँ पे कहीं पे भी अभी तक बाइंग नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट हायर लेवल पे सेलिंग कंटिन्यूएशन है। मारुति की बात करें तो 6800 6900 के लेवल पे उसने ब्रेकआउट दिया था। स्टॉक 7300 तक मूव किया था फर्स्ट लेग में। उसके बाद और अच्छा खासा मूव दिखाया था, बट नाउ दैट स्टॉक अगेन 7000 के आसपास आ रहा है। तो 68 6900 के आसपास कहीं पे अगर सपोर्ट लेता है या कहीं पे वापस डिमांड हम लोग को दिख रहा है तो वो लेवल पे ऐड करना चाहिए। ओके, तो कुछ गिरावट आए मारुति में तब आप कुछ ऐड कर सकते हैं उस स्टॉक को। इस बार हम लोग अभी ऑटो सेक्टर की बात कर रहे हैं और एक और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आते हैं आपके लिए। सेमीकंडक्टर संकट से ऑटो मेकर्स को कुछ राहत मिलती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से ET Now स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक मारुति के अक्टूबर में 1,30,000 के प्रोडक्शन आंकड़े के बाद अब कंपनी दिसंबर में 1,60,000 कारों का उत्पादन लक्ष्य हासिल कर लेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्कर्ष चतुर्वेदी। देखिए, सितंबर में हमने आपको बता दिया था कि अगर सेमीकंडक्टर की जो क्राइसिस है वो आगे आने वाले महीनों में थोड़ी बेहतर होती दिखेगी और आपको उसका सबूत अक्टूबर में दिख गया। 1.3 लाख जो था वो प्रोडक्शन नंबर आया था मारुति का। नवंबर में क्या नंबर आने वाला है, आप हमारे जो सोर्स से बता रहे हैं कि नवंबर में जो नंबर कल आएगा उसमें प्रोडक्शन का नंबर जो कि शायद 4 या 5 तारीख तक आता है, थोड़ा लेट आता है मारुति का, वो करीब करीब 1.4 लाख तक रहेगा। और अगर आप दिसंबर की बात करें तो दिसंबर का जो टारगेट है वो करीब करीब 1.6 लाख है मारुति का। इससे एक बात साफ हो जाती है कि जब मारुति 1.4 से 1.6 लाख के आसपास बना रहा है, मतलब कि सेमीकंडक्टर की जो दिक्कतें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, आप एवरेज प्रोडक्शन पर हैं। जनवरी से हम ऐसे सोर्सेस बता रहे हैं। देखिए, ये सब तब है जब ये जो नया हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं वायरस के, वो कोई इम्पैक्ट ना डाले। अगर आप उसको हटा देते हैं तो जनवरी तक ये उम्मीद करी जा रही है मारुति के द्वारा कि एज पर डिमांड प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई नए वायरस की या नए वेरिएंट की वजह से कोई दिक्कतें नहीं आती हैं तो ये सेमीकंडक्टर की दिक्कतों से पूरा फेस्टिव सीजन इनफैक्ट निकल गया, हम कह सकते हैं ख़राब भी हो गया कंज्यूमर्स के लिए भी, ऑटो मेकर्स के लिए भी। वो जो दिक्कत है वो थोड़ी हटती नज़र आ रही है और अगले साल से मैं लगातार ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि जो नया वायरस है उसका इम्पैक्ट अगर आप हटा देते हैं या अगर कोई इम्पैक्ट होता है, अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो फिर चीज़ें जैसी हैं उस हिसाब से लग रहा है कि जनवरी तक सेमीकंडक्टर क्राइसिस पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए ऑटो कंपनीज के लिए, स्पेशली मारुति के लिए। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि सेमीकंडक्टर की दिक्कतें शायद खत्म हो रही हैं। आशीष, आप कैसे रीड करेंगे अगर ये खबरें निकल के जिस तरह की आ रही हैं कि शायद सेमीकंडक्टर की जो कमी से जूझ रही थी पूरी ऑटो इंडस्ट्री वो अब खत्म हो सकती है, लेकिन अब सामने जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कोविड का नया वेरिएंट सामने दिखाई दे रहा है। कैसे रीड करना चाहिए ऑटो सेक्टर के लिए इस खबर को? जी, मेरा ये मानना है कि जो सेमीकंडक्टर की एक जो शॉर्टेज की इशू था वो एज पर एक्सपेक्टेशन ही ऐसा ही था कि नवंबर दिसंबर तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बड़ी बेनिफिशियरी रहेंगे वो मारुति सुजुकी जैसे मैन्युफैक्चरर रहेंगे, क्योंकि जो भी सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने बड़े क्लाइंट्स को सबसे पहले केटर करना चाहेंगे। तो मारुति सुजुकी यहाँ पे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा और ये बिल्कुल एक इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और मेरा मानना है जो कोविड का जो नई बातें हो रही हैं तो उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कार्स की या टू व्हीलर की परचेजेस पे नहीं पड़ेगा। और यदि आप मेरे यहाँ पे 2 टिक पूछे तो मुझे लगता है JBM ऑटो और तालब्रोस ऑटो ये दोनों स्टॉक है जो इस सेक्टर में आगे जाके आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मारुति सुजुकी के अलावा इन दोनों स्टॉक्स पे भी नजर रखना चाहिए। ओके, मारुति सुजुकी पर फोकस करना चाहिए। वो एक स्टॉक है जैसा फ़ायदा मिल सकता है जब सेमीकंडक्टर की समस्या है वो पूरी तरह से सुलझ जाएं। और भाविन ने आपको एक लेवल भी बताया, यहाँ से 200-300 रुपये अगर कमज़ोर हो तो उसके बाद आप ऐड कीजिए तो बेटर है। इसके अलावा 2 स्टॉक आइडियाज़ और दिए आशीष ने, JBM ऑटो और टालब्रोस ऑटो, ये 2 जो कंपनियां हैं एंसिलरी कंपनियां, उनको फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में
इस तरह के अगर डेवलपमेंट्स होते हैं तो। चलिए आईपीओ मार्केट का भी हाल ले लेते हैं। स्टार हेल्थ का आईपीओ आज से खुल गया। पहले दिन स्टार हेल्थ का आईपीओ करीब 6% भरा है। कंपनी ने अपने इशू का प्राइस बैंड 870 से 900 रुपये तय किया है। कंपनी की आईपीओ से 7,249 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला की भी करीब 15% हिस्सेदारी है। आशीष, आपको मौका लगा स्टार हेल्थ का डीआरएचपी पढ़ने का, क्या रिकमेंडेशन दे रहे हैं आप क्लाइंट्स को? इस पे सब्सक्राइब करना चाहिए? जी, मेरी सलाह इनफैक्ट सब्सक्राइब करने की रहेगी और मैं काफ़ी बुलिश हूँ हेल्थ केयर सेक्टर में और हेल्थ इंश्योरेंस को एज अ होल। और एक अच्छे प्रमोटर्स हैं जो उनका पास में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हेल्थ इंश्योरेंस में वो ऑपरेट करते हैं। तो इशू गेन्स के लिए जब ये पोस्ट लिस्टिंग होगा और एज वेल एज मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए भी स्टॉक को सब्सक्राइब किया जा सकता है। सब्सक्राइब किया जा सकता है। अच्छा मैनेजमेंट और अच्छी कंपनी, जाहिर तौर पर काफ़ी बड़ी कंपनी भी है। भाविन, आपसे जानना चाहेंगे, इस समय आप डायग्नोस्टिक कंपनीज के साथ जाना चाहेंगे या बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ? क्योंकि ये एक डिबेट इस समय है कि अगर आपको फार्मा हॉस्पिटल स्पेस में पैसा लगाना है तो बेटर ये होगा कि आप बड़े जो अपोलो है या फोर्टिस है उसमें पैसा लगाएं, रादर देन कि जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जैसे लाल पैथ लैब हुआ या फिर जो दूसरी कंपनीज हैं वो चल रही हैं डायग्नोस्टिक वाले। आप किसके साथ जाना चाहेंगे? सो क्लियरली पॉजिटिविटी तो अपोलो हॉस्पिटल और फोर्टिस में काफी टाइम से दिख रहा है। मेरा व्यू रहेगा कि ये दोनों स्टॉक के साथ डेफिनेटली एक फॉर 3 to 6 मंथ काइंड ऑफ टाइम फ्रेम अगर इन्वेस्टेड रहेंगे तो काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो 6,000 के ऊपर इसमें और एक फ्रेश ब्रेकआउट एंटिसिपेटेड है। फोर्टिस की बात करें तो ये 300 के आसपास कहीं ना कहीं सप्लाई दिखने को मिलता है 290-300 रेंज में। जैसे ही ये अगर ये रेंज के बाहर निकलता है और 2 दिन के लिए ये अगर सस्टेन भी कर लेता है तो नेक्स्ट मूव प्रोबेबली 350 के आसपास का होना चाहिए। तो ये दोनों स्टॉक के साथ ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। ब्रेकआउट का बस जस्ट वेट कर रहे हैं। अगर किसी को मोमेंटम के हिसाब से खेलना है तो ब्रेकआउट का वेट कीजिए। अपोलो 6,000 के ऊपर और फोर्टिस 300 के ऊपर। ओके, अपोलो 6,000 के ऊपर और फोर्टिस 300 के ऊपर, इन्हीं दोनों पर फोकस करेंगे तो बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। चलिए, कल 1 दिसंबर है और बहुत कुछ बदलने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आइए आपको बताते हैं कि क्या क्या बदलेगा कल से, यानी 1 दिसंबर से। एसबीआई जो है वो अपने एलपीजी के सिलेंडर के दाम जो है चेंज होंगे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का ऑफर ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा एसबीआई अपने जो कार्ड पे ईएमआई का ट्रांजैक्शन है वो बढ़ाएगा। पीएफ के लिए यूएएन अकाउंट नंबर ऐड होगा। विदेश से जो यात्री आ रहे हैं उनको आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो कंपलसरी है और उनकी मॉनिटरिंग कंपलसरी है। जियो के जो ऑफर्स हैं, प्रीपेड जो सर्विसेज हैं, उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ बेसिक चीज़ बिल्कुल जो है वो है माचिस की डिब्बी, उसके भी साल में उसके जो है दाम दोगुने होने वाले हैं। कई सालों के बाद ये बदलाव होगा। तो ये कल छोटे छोटे बदलाव हैं जो आपकी लाइफ में होंगे और इसका असर जाहिर तौर पर आप पर और हम पर, हम सभी पर पड़ेगा। इन पर नज़र आपकी रहनी चाहिए। चलिए, वक्त हो गया है हमारे मेहमानों से ये जानने का कि वो कौन से शेयर्स आज लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। वक्त है वीआईपी शेयर का। आशीष, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए कौन कौन से आइडियाज आप लेकर आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए। जी, आज दोनों मेरे आइडिया कोइंसिडेंटली के वर्ड से शुरू होते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला स्टॉक मेरा पिक रहेगा केपीआईटी। मेरा मानना है इस कंपनी को अब एक आईटी कंपनी नहीं जान के ईवी रिलेटेड कंपनी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ईवी में एक्टिविटी है, जो मिडिल वेयर कहलाता है, जो सॉफ्टवेयर कहलाता है, वो सारा ये कंपनी प्रोवाइड करती है। लास्ट क्वार्टर के दिन नतीजों पे नजर डालें तो सेल ईयर ओवर ईयर 50% और जो मुनाफा है वो 95% बढ़ा था इस कंपनी का। और आज भी देखिए, इतना गिरावट के बाद भी 2-3 दिनों के बाद भी आज स्टॉक अपने न्यू हाई पर आया है। तो मेरा मानना है ये बिल्कुल दूसरा टाटा एलेक्सी इन मेकिंग है। इस स्टॉक को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। दूसरा स्टॉक रहेगा केईआई इंडस्ट्री। मेरा मानना है इस कंपनी में भी ये अपनी यूएसपी है कि कॉपर वायर और केबल में उनका मार्केट लीडरशिप पोजीशन नॉर्थ इंडिया में है। इसके अलावा ग्लोबल प्लेयर भी है, करीब 30 कंट्रीज से ज्यादा में उनका प्रोडक्ट सेल होता है। लास्ट क्वार्टर के इनके नतीजे भी बहुत बेहतरीन थे, जब 30% से ज्यादा मैंने इसमें कंपनी में
सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखा, तो बिल्कुल एक बेहतरीन कंपनी है। आज भी इतनी वोलेटिलिटी के बावजूद भी स्टॉक में काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिला, और मेरा मानना है 1300 रुपए का लेवल यहाँ पे आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। KPIT और KEI ये दो कंपनियां हैं जो आशीष जी को पसंद आती हैं। भाविन, आपके क्या पिक्स होंगे आज? सो दो एकदम क्विक ट्रेडिंग मोमेंटम पिक रहेंगे ये लेवल पे, स्पेसिफिकली जहां पे मार्केट हम देख रहे हैं कि काफी वॉलेटाइल हो चुका है। तो टाटा स्टील आज लास्ट हाफ एन आवर ट्रेड में काफी शार्प सेल ऑफ दिखने को मिला था, और ऐसे लग रहा है कि ये जो क्रूशियल लेवल है 1050 का, वो भी शायद से आगे जाके ब्रेक कर सकता है। तो मेरा यहाँ पे सेल कॉल रहेगा टाटा स्टील पे। स्टॉप लॉस 1090 पे, इनिशियल टारगेट 1050 आ रहा है, बट अगर 1050 के नीचे आता है तो यहाँ पे एक काफी शार्प सेल ऑफ टूवर्ड्स लेवल ऑफ 960 970, जो कि उसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, वहां तक ये एक्सटेंड हो सकता है। सेकंड कॉल बाय साइड पे रहेगा डाबर पे। तो एफएमसीजी स्टॉक्स अगर रहेंगे ये करंट सेल ऑफ में देखेंगे तो काफी अच्छे से होल्ड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली स्टॉक लाइक डाबर। यहाँ पे 600 का अच्छा कंसिडरेबल डिमांड दिख रहा है 600 के नीचे। तो ये स्टॉक स्टॉप लॉस ऑफ 587 एंड टारगेट प्राइस ऑफ 610 जी। एक बार लॉन्ग कर। ओके, टाटा स्टील पर सेल कॉल है और डाबर पर बाय कॉल है। अगर आप बाजार के मोमेंटम को प्ले करना चाहते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट, दोनों ही आइडियाज़ आपके सामने रख दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और भाविन आज शो में शामिल होकर अपने स्टॉक्स देने के लिए और बाजार पर अपना नज़रिया भी देने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।